दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत सिंह ठाकुर की लिखी कहानी जादू एक्सप्रेस पार्ट 1। रात ढल गई थी। चांदनी का 7वां या 8वां दिन था, सो आसमान में चांद भी था और तारे भी। गांव के सबसे किनारे के एक झोपड़े में मिट्टी के तेल का दिया आखिरी सांसें गिन रहा था और 11 साल का बबलू अपनी छोटी बहन सोनी के साथ अपनी चटाई पर लेटा था। दादी ने ठंड से बचाने के लिए चटाई के नीचे पुआल बिछा दिए थे। पुआल की वजह से आज बबलू और सोनी का बिस्तर गुदगुदा लग रहा था। दोनों जब लेट गए तो दादी ने दोनों के ऊपर घर की सबसे गर्म चादरें और कथरी डाल दी थीं। चूल्हे में अंगारे अब भी दहक रहे थे और बबलू के दादाजी अभी भी आंगन में चहलकदमी कर रहे थे। आज बबलू इसी आंगन में लोट लोट के रोया था। इतना रोया कि आंखें सूज गईं। आंसुओं से पूरा चेहरा तर हो गया और पूरे बदन में मिट्टी लिसड़ गई। पहले दिन में बबलू का मन था कि वो मलाई बर्फ खाए, दादी ने पैसे नहीं दिए। फिर उसका मन हुआ कि बुढ़िया के बाल खरीदे, पर दादी ने पैसे नहीं दिए। फिर अंत में जाके वो लेमन जूस के लिए अड़ गया, पर दादी फिर भी नहीं पसीजी थी। हार कर उसने रोना शुरू कर दिया। आसमान सर पे उठा लिया उसने और तब दादी ने खूब मनाया, आरजू की, मिन्नत की, बेटा बाबूजी आएंगे तो खरीद दूंगी। पर बबलू था कि मान ही नहीं रहा था। बबलू बेचारा माने भी कैसे? 10-11 बरस की उम्र है उसकी। माँ बाप दोनों कहीं बाहर गए कमाने के लिए। घर में दादी और दादा हैं। दादी घर का चूल्हा चौका संभालती हैं। कभी कभार दूसरों की ड्योढ़ी या खलिहान में लिपाई पुताई का काम कराती हैं तो कुछ मिल जाता है, वरना दादा ही हैं जो दूसरों के खेत में मजूरी करके इन 4 लोगों का पेट पाल रहे हैं। आज मलाई बर्फ के लिए उसने ऐसी जिद बांधी थी कि दादी की आंखें भर आई थीं। सोनी तो अभी 5 साल की ही है, उसे ये ज्यादा समझ नहीं आता, पर बबलू को समझाना थोड़ा मुश्किल है दादी के लिए। जैसे तैसे दादा दुकान से गुड़ खरीद के लाए थे। रोटी के साथ गुड़ खाकर बबलू थोड़ा शांत हुआ था। 8 महीने हो गए बबलू के माँ बाप गांव नहीं आए थे। 2 महीने से कोई मनी ऑर्डर नहीं आया था और कोई संदेशा भी नहीं। दादी का कलेजा तो इसी बात से बैठा जा रहा था कि जाने कहां होंगे दोनों, किस हाल में होंगे। बबलू के दादा 15 दिन से सो नहीं पा रहे थे ठीक से। रात रात भर बेचैनी से आंगन में टहलते रहते, न जाने किससे बातें करते रहते हैं। दादी सोच में डूबी थी कि सोनी ने मासूमियत से पूछा, दादी माँ कब आएगी? यही तो सवाल था जिसका जवाब दादी को भी नहीं पता था। उसके कलेजे में हुक सी उठी थी। बस आज कल में आएगी बबुनी। दादी पिछले 15 दिन से यही जवाब देती आई थी दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे चुप हो गए और झोपड़े के पास के पीपल के पेड़ पर किसी परिंदे ने पंख फड़फड़ाए। बगल से एक रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज आई थी। ये 9 बजिया ट्रेन थी। रोजाना 9 बजे रात को गुजरती थी। इंजन ने जोर की सीटी दी थी और ट्रेन खटाखट 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 पार। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो गांव के पास वाले हॉल्ट पे रुकती नहीं थी, बल्कि हांफती कूदती गांव को झटपट पार कर जाती है। रेलगाड़ी की आवाज सुनकर दादी की आवाज में चमक सी आ गई थी। और अब की जब आएंगे माँ बाबू तो सोनी के लिए हाट से नए कपड़े लाएंगे, बहुत सारी गुड़िया खरीदेंगे। दादी हमको एक सीटी दिलवाना और एक रेल जो पटरी पे चलती है, छुक 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 करके। बबलू भी बातचीत में शामिल हो गया। दादी को खुशी हुई कि रूठा हुआ बबलू अब मान गया है। ठीक है, सीटी भी दिलाएंगे और रेल भी। दादी ने हामी भर दी। लोरी गाने लगी। सुतु सुतु बउआ कुकुर भुकइये, माए गेला धान कोटा खुदी नेने आयत, बालू गेला नौकरी बंदूक नेने आयत। लोरी में दादी बच्चों को सुलाती हुई कह रही थीं, बच्चों सो जाओ, गांव में कुत्ते भौंकने लगे हैं। तुम्हारी माँ धान कूटने गई हैं और वो तुम्हारे लिए टूटे चावल लाएंगी। बाबूजी नौकरी के लिए गए हैं और वो बंदूक लेके आएंगे। लोरी पूरी नहीं हुई कि बबलू ने बीच में पूछा, दादी माँ बाबू कहाँ गए हैं? कमाने गए हैं, बहुत दूर, ऐसे पहाड़ पे जहाँ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ यक्ष और किन्नर रहते हैं, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर बच्चे को रोज गरम गरम रोटी मिलती है, गर्मा गर्म दूध का गिलास मिलता है, लेमन जूस, टॉफी, चॉकलेट, ये तो पूछो ही मत।
और हफ्ते में एक रोज खीर भी मिलती है, दादी ने कहा। बबलू की आंखों में गर्मा गर्म रोटी और खीर के सपने तैरने लगे थे। यक्ष और किन्नर क्या करते हैं? इनके यहाँ इतना सारा खाना कहाँ से आता है? बबलू ने कहा। यक्ष होते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। उनके पास बहुत खजाना होता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। रात में भी उस खजाने से इतनी रोशनी आती है कि लगता ही नहीं कि रात हुई हो। किसी चीज की कमी नहीं। और किन्नर क्या करते हैं? बबलू ने जम्हाई लेते हुए कहा। किन्नर लोग खूब खाते पीते हैं। वो हमेशा गाने गाते हैं, ढोल मृदंग पखावत सितार वीणा बांसुरी। वाह क्या कहने, दादी ने कहा। दादी वो लोग खाते क्या हैं? बबलू की हर बात वापस आके खाने पे अटकती थी। वो देखता था कि दादा दादी हाड़ तोड़ मेहनत करके 2 जून रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं, तो दुनिया की सबसे कीमती चीज उसे रोटी ही लगती थी। खाते क्या है? दादी ने हैरत भरी आवाज में कहा। भाई किसी चीज की कमी है? जो मर्जी है सो खाए। एकदम गर्मा गर्म थाली भर भात, झक सफेद चावल के भात। थाली से भाप उठ ही रहा हो उतना गरम। कटोरी भर पीली दाल, अरहर की अमियाँ डली हुई, और साथ में 3 तरह की तरकारियाँ, चटनी, अचार, बूंदी का रायता, साथ में दही और मिठाई, और मन हुआ तो पापड़ भी सिकवा लिए। कहते कहते दादी की आंखों में भी वो भोजन तैरने लगा। कई बरस पहले गांव के बड़े किसान राय साहब की बिटिया के ब्याह में एकदम यही खाना परोसा गया था सबको। दादी तब नई नवेली दुल्हन होके ही आई थी। फिर किसी ने नहीं खिलाया ऐसा खाना। खाने का वर्णन करने में दादी ऐसी खो गई कि उन्होंने देखा ही नहीं कि बच्चे कब के सो गए थे। दादा भी बाहर बारामदे पे लेट गए। चांद अब बस छिपने को तैयार था और रास्ते में जो भी कुछ दिखाई दे रहा था बस उसके लिए तारों से आ रही रोशनी ही बची थी। बबलू की नींद अचानक खुल गई। उसे लग रहा था जैसे धरती डोल रही हो। फिर उसे इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। लगा कोई ट्रेन आके पास में खड़ी हो गई हो और उसका इंजन उसकी झोपड़ी के ठीक बाहर जोर से सांसें ले रहा हो। बबलू छोटा था पर हिम्मत काफी थी उसमें। धीरे से उठकर वो खिड़की के पास चला आया। बाहर का दृश्य हैरत अंगेज था। उसकी झोपड़ी के ठीक सामने एक इंजन जोर जोर से सीटी मार रहा था और उससे निकल कर आई भाप से उस रात में भी गर्माहट पैदा हो रही थी। बबलू दौड़कर झोपड़े से निकला और भागकर बाहर पहुंच गया। उसने देखा सामने कोहरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। भगवान जाने कोहरा था या क्या था, पर सफेद चादर थी, शायद भाप ही था। भाप थोड़ा छटा तो उस सफेद चादर से इंजन की रोशनी दिखने लगी। धीरे धीरे बबलू को पूरी ट्रेन दिखने लगी थी जिसकी बोगियों में रोशनी जल उठी थी। ट्रेन में कहीं कोई दिख ही नहीं रहा था। तभी सबसे पिछले डिब्बे की तरफ से सफेद कपड़े पहने और टोपी लगाए एक इंसान आया। अपने हाथ में उसने एक लालटेन पकड़ी हुई थी जिसकी रोशनी में उसने एक फहरिस्त पढ़ी। गांव मधुपुर। बबलू, तुम बबलू हो? हाँ, बबलू ने जवाब दिया। तो इस ट्रेन में चढ़ जाओ, तुम्हारा नाम है इस ट्रेन से सैर करने वालों की लिस्ट में, गार्ड ने कहा और लालटेन लिए हुए पीछे अपनी गार्ड बोगी की तरफ चला गया। बबलू की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो धीरे धीरे चलता हुआ ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगा। आगे चल रहे गार्ड ने पीछे मुड़ के कहा था, बबलू तुम आओगे? कहाँ? बबलू को थोड़ा डर लग रहा था। हिमालय की वादियों में, उन जगहों पर जहां कोई नहीं जा सकता। इस ट्रेन का नाम है जादू एक्सप्रेस। हिमालय? बबलू चकरा गया था। हाँ, हिमालय, जहां बहुत सारा खीर मिलता है। न जाने कितने खजाने हैं, हीरे मोती जवाहरात, ऐसी चीजें जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, गार्ड ने कहा था। बबलू कुछ नहीं बोला। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वो चला गया तो पीछे दादा दादी कितने परेशान होंगे, और क्या पता उसके पीछे कल को माँ बाबू वापस आ गए तो क्या होगा। गार्ड झुककर बबलू की ऊंचाई तक आ गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और इस लिस्ट में मेरा नाम होता तो मैं ये मौका कभी हाथ से नहीं जाने देता। खैर, गार्ड ने अपनी घड़ी देखी और बोला, मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखो, ये ट्रेन यहाँ इससे ज्यादा नहीं रुक सकती, चलना है तो चलो। बबलू दुविधा में 2 कदम पीछे हट गया।
उसका मन कर रहा था कि वो ट्रेन में चढ़ जाए और उसका दिमाग उसे पीछे झोपड़ी की तरफ खींच रहा था। गार्ड उसकी बात समझ रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। गार्ड ऊपर चढ़ गया और वो लालटेन की हरी रोशनी इंजन की तरफ दिखाने लगा। इंजन ने तेज सीटी दी और गाड़ी धचके के साथ आगे बढ़ गई। झकझक झकझक झकझक। ट्रेन 5 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि बबलू दौड़ा और जाके दरवाजे का हैंडल पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे तेज होने लगी थी और उसका झोपड़ा पीछे छूटने लगा था। ट्रेन छुक छुक करती हुई चली जा रही थी। बबलू जिंदगी में पहली बार ऐसी रेल में चढ़ा था। इससे पहले जब भी वो माँ बाबू के साथ मेले जाने के लिए रेल में चढ़ता तो उसमें बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। भीड़ भड़क्के में किसी तरह खड़े होके अगले स्टेशन उतरना पड़ता था। मगर इस ट्रेन को तो वो बस देखता ही रह गया। क्या शानदार कुर्सियां लगी थी। खिड़कियों पर कांच लगे थे और मोटे मोटे पर्दे थे। कुछ सीटों पर 2-4 और बच्चे बैठे थे। बबलू ने सोचा, ये तो घर से भी सुंदर है। वो अभी खड़े होके सोच ही रहा था कि वहां एक आदमी आया, काले कोट में। बोगी में आते ही उसने सबसे पूछा, टिकट टिकट। काले कोट वाला आदमी अजीब तरीके से टिकट मांग रहा था। बबलू के हिंदी के मास्टर जी जैसे कविता गाते थे ना लय में, उसी तरह। बबलू की हंसी छूट गई। टिकट बाबू ने फिर कहा, टिकट टिकट, बबलू मिंटी चिंटू पिंकी, टिकट दिखाओ, टिकट 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 टिकट। बबलू ने सुन रखा था कि जो लोग बिना टिकट के रेल में चढ़ते हैं वो जेल भेज दिए जाते हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। टिकट बाबू उसके पास आ गया। बाबू बबलू, तुम काहे को खड़े हुए हो? बीच रास्ते में ऐसे ही अड़े हुए हो? बबलू हैरत में आ गया। इस आदमी को मेरा नाम भी पता है। आओ बैठो बैठो यहाँ, इतनी कुर्सी मन हो जहाँ। टिकट बाबू ने फिर गाने वाले अंदाज में ही कुर्सी की तरफ इशारा किया जहाँ खिड़की वाली सीट खाली थी। इस तरफ बबलू का एक हमउम्र लड़का बैठा था। वो बैठने को आगे बढ़ा ही था कि टिकट बाबू ने फिर गाते हुए आवाज लगाई, बबलू बाबू टिकट कहाँ है? टिकट दिखाओ, टिकट 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 टिकट। बबलू ने सोचा था कि शायद टिकट बाबू टिकट वाली बात को भूल गए हों, पर नहीं, उनको तो याद था। बबलू ने बिसूरने वाली सूरत बना के टिकट बाबू को देखा। टिकट तो नहीं है। टिकट बाबू ने मुस्कुरा के कहा, टिकट होगा होगा टिकट, चढ़ नहीं पाता इस रेल में कोई बेटिकट। बबलू जानता था कि उसके पास टिकट नहीं है, तो उसने इनकार में सर हिला दिया। मेरे पास नहीं है, मैं बिना टिकट लिए चढ़ गया। देखो जेब में देखो, देखो जेब में। टिकट बाबू ने कहा तो बाकी लोग हंस दिए। टिकट बाबू हर बात को गा के कह रहे थे और बच्चों को मजेदार लग रहा था। बबलू को तो पता था कि टिकट नहीं है, फिर भी टिकट बाबू के कहने पे उसने पैंट की जेबें तलाश ली। अब टिकट नहीं था तो मिलता कैसे? टिकट बाबू झुंझला गया। अरे कमीज में भी जेब होती है बबलू। इस बार टिकट बाबू ने गा के नहीं कहा था। बबलू ने कमीज की जेब टटोली तो देखा, अरे एक सख्त गत्ते का टुकड़ा है। उसने बाहर निकाला तो देखा वो हल्के भूरे रंग का वैसा ही टिकट है जो उसके बाबू खरीदते थे स्टेशन पे। टिकट बाबू ने टिकट में एक पंच करके छेद कर दिया। अब टिकट बाबू हर बच्चे का टिकट चेक कर चुके थे और फिर उन्होंने बीच में खड़े होकर जोर से पूछा, किसको किसको भूख लगी है? किसने रात को खाया नहीं? अभी बता दो, डिनर टाइम है, बाद न कहना बताया नहीं। बोगी में मौजूद हर बच्चे ने हाथ खड़े कर दिए। बबलू ने गौर से देखा, हर बच्चे के कपड़े लत्ते उसके जैसे ही थे। रूखे बाल, चेहरे पे जमी गर्द, लेकिन आंखों में चमक और होठों पर हंसी। फिर खाना आया। मक्खन लगे ब्रेड, साथ में उबले अंडे, केले, मिठाई खूब दबा के खाया था बबलू ने। उसकी बगल में बैठे लड़के चिंटू ने तो इससे पहले कभी मक्खन खाया ही नहीं था। सबके खाने से निपटने के बाद टिकट बाबू फिर आ गए। अब सो जाओ लंबी तान, तुम हो जादू एक्सप्रेस के मेहमान। टिकट बाबू ने खुद सबकी कुर्सियां ढीली करके उन्हें सोने वाले बिस्तर जैसा बना दिया। नरम गद्देदार बिस्तर। ट्रेन के अंदर जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। ऐसी गर्माहट थी कि लग रहा था जैसे 2-4 अंगीठियां जल रही हों। फिर रोशनी मध्यम होती गई और बच्चों की आंखें बंद होती चली गईं। सुबह जब बबलू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बगल की कुर्सी पे बैठा चिंटू उसको झंझोड़ रहा था। ट्रेन कहीं आके रुक गई थी और टिकट बाबू समेत कुछ लोग बाहर निकलकर देह सीधी कर रहे थे। बबलू जब बाहर निकला तो बाहर गजब का दृश्य था।
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां थीं। ट्रेन के एक तरफ नदी बह रही थी और उसके थोड़ी दूर तक नरम नरम और हरी घास का फैलाव था और फिर उसके बाद जंगल। हवा में ठंडक थी पर चटकीली खिली हुई धूप में यह मंजर शानदार लग रहा था। टिकट बाबू और गार्ड के साथ बच्चे उस कुदरती नज़ारे का मजा लेने के लिए थोड़ा आगे निकल आए थे। बच्चों संभाल के, ये यक्षों और किन्नरों का इलाका है, कोई फूल पत्ती उनसे बिना पूछे मत तोड़ना, गार्ड ने कहा। इन बच्चों ने कभी इतनी खुली जगह देखी ही नहीं थी। दूर तक खाली जमीन थी। ये एक घाटी थी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दीवारों की तरह थे और उनसे परे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। कहीं कोई घास का तिनका तक नहीं। गहरे नीले आसमान के बैकग्राउंड में पहाड़ों का रंग बैगनी जैसा लगने लगा था। ये ईश्वर की चित्रकारी है, ये धरती उनका कैनवस है और ये सब उनके रंग, गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसका कहना था कि नदी से एक सुनहरे रंग की मछली उछली और बबलू के चेहरे पे पानी का छींटा उड़ाकर वापस पानी में घुस गई। बबलू चौंका और सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस दिए। बच्चों का हंसना था कि किन्नरों का एक झुंड ढोल मंजीरों के साथ आ गया। सब ने गाना शुरू कर दिया। 4 लोग गा रहे थे, 8-9 महिलाएं नाच रही थीं। उन सब के कपड़े इंद्रधनुषी रंग से रंगे हुए थे। उसी गाने बजाने के बीच न जाने कहां से सैकड़ों चिड़ियों का झुंड भी आ गया। गाने की ताल के साथ चिड़िया भी गाती हुई लग रही थीं और किन्नरों के उस झुंड के साथ ऐसे चक्कर लगा रही थीं मानो उनके नाच में अपनी ताल दे रही हों। बबलू ने सोचा, यह सब सपना ही है, असल में इतना खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। असल में तो गांव में तालाब हुआ करते हैं जिनमें राय साहब की भैंसें नहलाई जाती हैं। दादा सुबह उठ के भैंसों को चारा पानी खिलाने जाते हैं। बोर होती है तो कुछ बुलबुलें गाती हैं। पर जामुन के पेड़ पे दिन भर कौओं का ही बसेरा होता है। हाँ, बारिश होती है तो मेढक जरूर टर्राते हैं। पर यहाँ तो स्वर्ग जैसा ही लग रहा है। 1 मिनट, स्वर्ग? स्वर्ग तो लोग मरने के बाद आते हैं। बबलू ने फिर सोचा, क्या वो मर गया है? रेल का गार्ड आकर बबलू के साथ चलने लगा। दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज है। अच्छी चीजों पे भरोसा रखो तो वैसा हो के रहता है। सपनों पे यकीन रखो तो सपने सच होते हैं। बबलू ने ऊपर ऊपर मान लिया कि ये सब सच ही है, पर उसे अंदर से अभी भी लग रहा था कि सब कुछ एक साथ इतना सुंदर हो ही नहीं सकता। वो सब लगातार चल रहे थे और उनकी रेल उनके बगल में ही खड़ी नजर आ रही थी। अब पहाड़ों में चट्टानें नजर आने लगी थीं और हरियाली एकदम कम होने लगी थी। वादी में अब बस पतली सी नदी थी और उसके किनारे हरी घास की 20 कदम चौड़ी चादर। बस इतनी ही हरियाली बची थी। या तो सफेद बुर्राक बर्फ नजर आ रही थी या नंगी चट्टानें। इन दोनों से बाकी बची जगहों में बस सुनहरी रेत थी। नदी के किनारे बुग्याल थे जहां जंगली घोड़े दौड़ते नजर आ रहे थे। कुछ दूर याकों का एक झुंड भी था और एक चरवाहा अभी भेड़ों के एक रेवड़ को हाँक कर ले गया था। अब सब लोग बिखर गए थे। बच्चे भेड़ों के रेवड़ में से मेमनों के साथ खेलने लगे थे। फिर टिकट बाबू के कहने पर सब कतार बांधकर बर्फ के खुले चौड़े मैदान जैसी जगह पर चलने लगे थे। ऊपर नीचे अगल बगल हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की दीवारें थीं। चट्टानों की शक्ल में बर्फ जमी हुई थी। कतार में सबसे आगे टिकट बाबू थे और सबसे पीछे गार्ड बताता चल रहा था, यह ज़ंस्कार नदी है और उधर उस तरफ उसको सिंधु कहते हैं। बबलू चौंक गया, ये नदी है? ये तो मैदान जैसा है। जाड़ों में ये नदी जम जाती है और इसी से होके गुज्जर बकरवाल लोग घाटी के दूसरे हिस्सों में जाके घी बेचते हैं और यहाँ से लकड़ी ले जाते हैं, गार्ड साहब ने बताया। इसके ऊपर भी लोग रहते हैं? चिंटू हैरान रह गया। चिंटू और बबलू एक साथ चल रहे थे। अचानक चिंटू को पहाड़ में एक सुरंग जैसी दिखाई दी। चिंटू ने बबलू को टहोका दिया, बबलू देखो, यहाँ से एक रास्ता कहीं को जा रहा है। दोनों थोड़ी देर के लिए कुछ देखने के बहाने रुक गए और जैसे ही बच्चों की कतार आगे बढ़ी, दोनों उस सुरंग में घुस गए। सुरंग में अंधेरा था और दोनों पत्थरों पर हाथ से सहारा लेकर आगे की तरफ चलने लगे। हवा अंदर आ रही थी और दरारों से अंदर आती हवा सीटी की तरह आवाज कर रही थी। बबलू ने कहा, बहुत अंधेरा है चिंटू, मुझे डर लग रहा है।
चिंटू थोड़ा साहसी था। उसने कहा, डरो मत बबलू, मैं हूं ना, चलते रहते हैं साथ में, देखे तो सही उधर है क्या। 5-7 मिनट चलने के बाद दोनों को सुरंग के एक सिरे से रोशनी नजर आने लगी थी। रोशनी की दिशा में टोह लेते हुए दोनों आगे बढ़ने लगे तो आखिर में दोनों को बाहर निकलने का रास्ता दिख गया। दोनों बाहर निकले तो दोनों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। बबलू और चिंटू उस सुरंग से बाहर निकले तो अचानक हड़बड़ा से गए। सामने गहरी, बेहद गहरी खाई थी। एक कदम आगे बढ़ाते ही सीधे कई हजार फुट नीचे, और फिर दोनों बालकों की हड्डियों का सूरमा बन जाना था। चल चल पीछे हट चिंटू, बबलू घबरा के चिल्लाया। दोनों सुरंग में वापस जाने के लिए पलटे तो देखा सुरंग में जाने का रास्ता बंद हो चुका था। चिंटू ने सर उठाकर देखा। जिस पहाड़ के बीचों बीच बेहद ऊंचाई पर वो खड़े थे, उस पर हाथ रखने लायक दरारें भी नहीं थीं। सर के ऊपर न जाने कितना ऊंचा था वो पर्वत। जाने कौन सा जादू था कि सुरंग तो खैर क्या दिखती, पत्थर पर किसी सुरंग के होने का निशान तक गायब था। चिंटू को सर के ऊपर कुछ तेज आवाज सुनाई दी, जैसे अपने गांवों कस्बों में गौरैया बोलती है ना, ची ची करके, वैसे ही। पर यहां आवाज तीखी थी और इससे पहले कि दोनों कुछ सोच पाते, ऊपर से गौरैयों ने उन पे झपट्टा मार दिया। पल भर में दोनों हवा में थे। डर से चिंटू और बबलू की आंखें बंद हो गईं। आसमान में ही उनकी आंखें जाने कितनी देर बाद खुली, पर जब खुली तो उन्होंने जो देखा वो अजूबे से कम नहीं था। सामने का नजारा ही अलग था। चारों तरफ हरियाली थी। आसपास बाहर न जाने कितनी चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। चिंटू ठगा सा देखने लग गया। बबलू, हम मर गए क्या? क्यों चिंटू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बबलू ने कहा, इतना सुंदर तो स्वर्ग ही होता होगा। चिंटू गलत नहीं बोल रहा था। उसने सर उठाकर देखा। उसके ठीक ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक सुरंग जैसी जगह दिख रही थी। हम वहीं से आए ना? बबलू ने पूछा। चिंटू को जवाब देने के बजाय ऊपर जाने के रास्ते तलाशता रहा, पर चिकनी फिसलन भरे पहाड़ के सिवा कुछ दिखा नहीं। अब सामने घाटी थी और दूर पहाड़ी चोटियां। सुरंग के पीछे छोड़कर आई जगह की तरह बर्फ और रेत नहीं, यहाँ तो जहां तक नजर जा रही थी, लाल, नारंगी, पीले, बैगनी, नीले, आसमानी, हर तरह के फूल खिले थे। इन बच्चों ने कभी इतनी खुली जगह देखी ही नहीं थी। नदी के किनारे हिरणों का झुंड पानी पी रहा था। पेड़ के पत्तों का रंग कहीं लाल था, कहीं कत्थई, कहीं तोते के रंग के हरे तो कहीं गहरे हरे। दूर के जंगलों के पेड़ों का रंग गहरा हरा और काला दिख रहा था। पहाड़ों के रंग बैगनी जैसे लग रहे थे। वादी में नदी के किनारे दूर दूर तक फूल ही फूल नजर आ रहे थे। लग रहा था कि फूलों की घाटी हो। इधर नजर घुमाई तो कई किलोमीटर तक गेंदे की बहार है, लाल पीले गेंदे के फूल। उधर देखा तो गुलाबी रंग के गुड़हल खिले हैं। सामने कचनार हैं, वहां तक हैं जहां तक बबलू की निगाह तक नहीं जा पा रही। बड़ी बड़ी तितलियां पंख फैलाती उड़ती नजर आ रही थीं। 3-4 तितलियों का झुंड दोनों के सर के ऊपर से आया तो चिंटू चौंक ही गया। तितलियों के रंग तो बड़े खूबसूरत गहरे लाल थे, पर उनका आकार भैंस के बराबर था। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तितलियों के आकार से चिंटू और बबलू उबरे भी नहीं थे कि उन्हें पीछे से हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। चिंटू, हाथी! बबलू ने चिंटू को सतर्क किया। तुम्हें कैसे मालूम हाथी? चिंटू को भरोसा नहीं हुआ। हमारे गांव में आया था दशहरे में, मैंने ही अपने कटहल के पेड़ से पत्ते दिए थे महावत को। बबलू की बात पूरी हो भी नहीं पाई थी कि हाथी दोनों के पास आ गया। पर गजब यह था कि हाथी का आकार पोमेरियन कुत्ते के छोटे से पिल्ले जैसा ही था। हाथी के नुकीले चमकीले सफेद दांत देख के लग रहा था मानो बाजार में बिकने वाला स्टफ्ड हाथी हो। दोनों आगे बढ़े तो सामने की खूबसूरत घाटी मानो उनका इंतजार कर रही थी। सामने एक पहाड़ी का मेहराब जैसा आकार था और उस पर न जाने कितनी ही तरह की हरी हरी लताएं लटकी थीं और दुनिया के नाना किस्म के और अनगिनत रंगों के फूल थे। उसके पीछे बेहद ऊंचाई से गिरता हुआ एक झरना था, दूध जैसा सफेद झरना। उसकी आवाज एक साथ इतनी खूबसूरत थी और उतनी ही डरावनी। दोनों दोस्त साथ चलते हुए नीचे उतरने लगे। ऊंची ऊंची घास के बीच में कुछ चट्टानें थीं। लग रहा था किसी ने उभरे हुए टाइल्स लगा दिए हों। दोनों दोस्त उन पे पैर रखते हुए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। अचानक चिंटू का पैर उसे एक पीली चट्टान में धंस गया। बबलू!
चिंटू चिल्लाया तो आगे चल रहा बबलू पीछे लौट आया। इश, कितना गिलगिला सा पत्थर है ये, जैसे गूंथा हुआ आटा हो, चिंटू ने कहा। बबलू उसका पैर निकालने के लिए झुका और उसने उस गुथे हुए आटे जैसी चट्टान का टुकड़ा हाथ में उठा लिया। चिंटू, ये पत्थर नहीं है, ये सोना है। क्या बोल रहे हो? ये सोना इतना गिलगिला कैसे है? हमारे गांव में दुकान वाले साहूकार की औरत तो कान में सोने पहनती थी, गले में चेन भी, लेकिन वो देखने से ऐसे नहीं लगते थे, चिंटू ने कहा। बबलू ने कहा, स्कूल में मास्टर जी ने पढ़ाया है, शुद्ध सोना ऐसे ही होता है, गिलगिला सा। चिंटू की आंखें फैल गईं और बबलू की भी जब उन्होंने अपने चारों तरफ नजर फैलाई। अब उनकी नजर जिधर भी जा रही थी, चारों तरफ उनको वैसे वाले पत्थर ही दिख रहे थे, सोने की चट्टानें। अरे इधर देखो, बबलू ने कहा। चिंटू ने देखा, इधर के सारे पेड़ों के तने चांदी के थे और पत्तियां सोने की। कुछ पेड़ों पे तो फल भी लगे थे। चिंटू और बबलू पास जाके देखने लगे। कुछ पेड़ों में लाल लाल मूंगे के फल लगे थे, कुछ में सफेद मोती फले थे। झाड़ियों में पन्ना, रूबी, जमरूद, फिरोजा, लहसुनिया, नीलम, न जाने कितने रत्नों की झाड़ियां थीं। ये तो लंका है, लंका, चिंटू ने हैरत से कहा। लंका क्यों? बबलू ने पूछा। वो भी तो सोने की बनी थी, बबलू ने कहा और जल्दी जल्दी एक पेड़ से सोने की छाल के टुकड़े अपनी जेबों में भरने लगा। जेब में ज्यादा सोना समा नहीं रहा था तो बबलू ने अपनी कमीज उतार के उसमें सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बांध लिया। दोनों आगे बढ़ने लगे। एक बड़ा वाला झरना पास में था और वहां पर एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ बड़े बड़े सेमल जैसे फल नीचे बिखरे थे और उनके बीच गुठलियों की तरह बड़े बड़े हीरे थे। ये क्या है? बबलू ने कहा। इतने चमक रहे हैं, क्या पता हीरे ही हों? चिंटू ने कहा। मैंने तो कभी हीरा देखा ही नहीं, बबलू ने कहा। पर दोनों ने जेब में से सोने के टुकड़े बाहर कर दिए और उन्हें उन चमकते पत्थरों से भर लिया जो असल में हीरे थे। पर दोनों बच्चों के मन में शक था। लेकिन सर पे गठरी में बंधे सोने का वजन दोनों बच्चों के लिहाज से काफी अधिक हो रहा था और उनको चलने में दिक्कत आने लगी। पर बबलू हर कदम यही सोच के बढ़ा रहा था कि इतना सोना ले जा सका तो जिंदगी तर जाएगी। दादा दादी को दूसरों के घरों में झाड़ू कटका नहीं करना होगा। वो अपने माँ बाबू को भी वापस बुला लेगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। दोनों बच्चे जो वजन अपने साथ ले जा रहे थे उससे परेशान होने लगे थे। सोना भारी था और जेब में रखे नुकीले हीरे उनकी जांघों में चुभ रहे थे। भूख लगाई थी, सूरज सर के ऊपर चमकने लगा था। प्यास और भूख के बाद बबलू को दादी की याद आने लगी थी। दादी क्या कर रही होगी? वो घर पे होता था तो इस वक्त दादा किसी खेत में मजदूरी कर रहे होते थे और तब दादी लकड़ी के चूल्हे पर मोटी मोटी रोटियां सेकती थीं। कभी चावल के आटे की रोटियां, कभी गेहूं की और कभी मक्के की। पहले उसे खिलाती और फिर एक कपड़े में बांधकर उसको दे देती। तब बबलू वो रोज दादाजी को खेत पे पहुंचाने जाता था और फिर दादाजी फिर से रोटी का पहला कौर उसे ही खिलाते थे। अरे चिंटू, हमको भूख लगाई है, बहुत जोर की, बबलू ने पुकारा। हाँ भाई, चिंटू पास आ गया। हमें भी लगी है। दोनों थक के चूर होने लगे थे और उनके सामने एक नदी बह रही थी। पर उस नदी में पानी साफ नहीं था, गाढ़ा सा था। दोनों पास गए तो गाढ़े सफेद चॉकलेटी रंग को देखकर उन्हें लगा कि शायद कीचड़ की वजह से पानी ऐसा दिख रहा है। पर प्यास उन्हें पास तक खींच के ले ही आई। उस गाढ़ी बह रही नदी के पानी से कोई बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि चॉकलेट की खुशबू थी। प्यास के मारे चिंटू नदी के पास गया और उंगली डुबोकर पानी चूसने की कोशिश करने लगा और अचानक चहक के बोला, आहा, मीठा है। फिर क्या था, बबलू और चिंटू दोनों नदी पे पिल पड़े। दोनों ने अंजुरी से उलीच उलीच कर मिल्क शेक की उस नदी को पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बबलू और चिंटू दोनों का मन भर गया। आखिर मीठा आदमी खाए भी तो कितना। दोनों वहीं किनारे लेट गए। पेट भर ही गया है और प्यास बुझती सी लग रही है। इतना तो हो ही गया कि बस वापस ट्रेन तक जा सके। बबलू ने सामने देखा, रेलवे की पटरी ऊपर ऊंचाई पर दिख रही थी। बस यहाँ से ऊपर चढ़ो, थोड़ी देर तक सोने के पत्थर वाले इलाके में चलो, सुरंग में घुसो और उस पार निकल के ट्रेन में। और ये सोना? चिंटू ने पूछा। हम दोनों ने काफी इकट्ठा कर लिया है। जितने बच्चे हैं सब हम जैसे ही हैं रे चिंटू, सब में बांट देंगे। गार्ड चच्चा को भी देंगे और टिकट बाबू को भी, बबलू ने मुस्कुरा के कहा। दोनों में नई ताकत आ गई और दोनों तेज कदमों से ट्रेन की तरफ वापस लौटने लगे।
शुरुआत दोनों की काफी तेज थी, पर धीरे धीरे कदमों की रफ्तार कम होने लगी। ट्रेन बस सुरंग के उस पार थी, पर अचानक लगा रेल के भाप छोड़ते इंजन ने सीटी मारी हो। सीटी की आवाज आई। चिंटू और बबलू दोनों तेजी से सुरंग में घुसे और आगे निकलने लगे। बस सुरंग से बाहर निकलने ही वाले थे कि ट्रेन जाती हुई दिखी। दोनों सुरंग के मुहाने पर खड़े होकर देखते रह गए। रेल झक 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 करती पास से गुजर गई। न तो ट्रेन के दरवाजे पर कोई खड़ा था, न ही खिड़कियों में कोई बच्चा दिखा। बस ट्रेन निकली और रफ्तार पकड़ती हुई एक और मुड़ गई। सीटी बजाती ट्रेन को दोनों देखते रह गए थे और दोनों के हाथों में सोने की पत्तियां और टुकड़ों की गठरी रह गई थी। अब इधर सन्नाटा था, रेत थी, बर्फ थी और पहाड़ थे। दोनों पटरी पर कुछ आगे तक चले भी, पर आगे पटरी एकदम नीचे ढलान की तरफ जाके दाहिने मुड़ रही थी। वहां तक जाना दोनों के लिए नामुमकिन था। बबलू और चिंटू थक गए थे। उनके पैरों ने जवाब दे दिया था और ट्रेन जा चुकी थी। अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। दोनों फिर उसी रास्ते से वापस मिल्कशेक वाली नदी के किनारे आ पहुंचे। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता वापस घर तक जाने की थी। दोनों आकर नदी के किनारे चांदी के एक टीले पर बैठ गए। हरी घास में नाखून के आकार के छोटे छोटे गैंडे और उंगलियों के आकार के जिराफ टहल रहे थे। प्लास्टिक के छोटे खिलौनों जैसे जिराफों और गैंडों को चिंटू देख ही रहा था कि जमीन पर धप धप की आवाज हुई और बगल से 2 मंजिले मकान के आकार की बीर बहूटियां गुजरने लगी थीं। उसके चटख लाल रंग को देखते ही हैरत से चिंटू चीख पड़ा, बबलू भैया, ये तो बीर बहूटी है। ये तो अपने यहाँ बरसात में निकलती है। कितनी बड़ी है यहाँ। बबलू ने चिंटू का मुंह दबा दिया। क्या पता बीर बहूटी का मूड बिगड़े और वो इनको कुचल के ही चली जाए। उधर मिल्कशेक नदी के दूसरी तरफ की तस्वीर कुछ और ही थी। वहां पेड़ों की पत्तियां सोने की नहीं थीं, बल्कि वहां के पत्ते बिस्कुटों और कुकीज के दिख रहे थे। नदी के उस तरफ केकों के पहाड़ थे, जिन पर बर्फ की जगह क्रीम और मलाई लगे थे। नदी के पानी में मक्खन के बड़े बड़े टुकड़े तैरते दिख रहे थे। मिल्कशेक की नदी के उस तरफ एक और दलदल जैसा पोखर नजर आ रहा था, जिसमें आइसक्रीम भरी थी। चिंटू, अगर कुछ खाना है तो कैसे भी करके ये नदी पार करना होगा, बबलू ने कहा। लेकिन नदी कैसे पार करेंगे? चिंटू ने पूछा। ऐसे कह के बबलू ने उनके ठीक पीछे आराम फरमा रहे एक ततैये की तरफ इशारा किया। एक मोटरसाइकिल के साइज का ततैया आंखें बंद किए एक झाड़ी की जड़ में आराम कर रहा था। दोनों आहिस्ते से ततैये पर बैठ गए। उनके बैठते ही ततैया चौंक कर जागा और फुर्र से उड़ चला। उसके सींगों को उमेट कर बबलू उसे नदी के उस पार ले गया। नदी के उस तरफ जाते ही ततैया गीले गुड़ के दलदल पर मंडराने लगा। दोनों धप से नीचे कूद गए। यहाँ का तो नजारा ही अलग था। हर तरह के चॉकलेट और मिठाइयों के पेड़ थे। पत्तियां बिस्कुटों की थीं, दूध के पोखर, दही और गुड़ के दलदल। टॉफियां तो पगडंडी के किनारे कंकड़ पत्थरों की तरह पड़ी थीं। मिल्कशेक की नदी के किनारे रेत चीनी की थी। उधर चायपत्ती के भी टीले थे। बबलू ने आंखें मल मल कर देखा। जितनी भी खाने पीने की चीजें वो जानता था, वो सब इफरात में थीं। दोनों ने मिलकर खूब खाया। इतना खाया कि न सिर्फ भूख मिट गई दोनों की, बल्कि कस के नींद भी आने लगी। दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे सो गए थे और घंटे भर तक सोते ही रह गए थे। सूरज पश्चिम में अब उतार पर था। बबलू को ख्याल आया कि गांव में इस वक्त दादाजी खेत से काम करके घर वापस आ गए होंगे। अभी अभी उसने सपने में देखा कि दादी उसके बिना परेशान हो रही थीं। बबलू को दादी की याद आने लग गई थी। और ये सब गुड़, मिल्कशेक, बिस्किट, आइसक्रीम इतना खा लिया था उसने कि अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था। चिंटू की भी हालत यही थी। दोनों फिर से भटकने लगे थे। फूल, तितली, खूबसूरत पेड़, दिलकश आलम सब पहले की तरह था। पेड़ों पर न जाने कितने रंगों की चिड़िया चहचहा रही थीं। नदी में अब मिल्कशेक की जगह फ्लेवर्ड दूध बहने लगा था। हवा में अलग परफ्यूम की खुशबू बह रही थी। सूरज की तिरछी किरणों से सोने का रंग और चमकने लगा था। चांदी सफेद नहीं, ललछौं दिखने लगी थी।
लेकिन बबलू और पिंटू इन सब की तरफ देख तक नहीं रहे थे। ए बबलू, चिंटू ने कहा। क्या हुआ? बबलू ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। देखो ना, कहीं मिक्सचर का पहाड़ है कि नहीं। नमक नहीं मिला है खाने को। भुनी हुई मूंगफली, चना, चिप्स, पॉपकॉर्न, ये सब नहीं है क्या यहाँ? चिंटू ने कहा था। होगा, जरूर होगा चिंटू, लेकिन हमको ये सब खाने का मन नहीं कर रहा। अब हमको रोटी की याद आ रही है, बबलू ने कहा। लो, तुमने कहा रोटी, ये रहा रोटी का पेड़। चिंटू चहकने लगा। सामने एक पेड़ था और उसमें फलों की जगह रोटियां लगी थीं, गोल गोल रोटियां। चिंटू ने फटाफट एक रोटी तोड़ी और उसका एक कौर बबलू को दे दिया। बबलू ने रोटी खाई, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसको इस रोटी की तलाश ही नहीं थी। उसे इस रोटी में कुछ खास स्वाद नहीं आया था। चिंटू, ये रोटी तो है, पर इस रोटी में वो बात नहीं है। दादी की रोटी में अलग बात होती है। दादी के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटी, उसमें ना कुछ हिस्सा चूल्हे की आग से जल जाता है, कुछ पूरा पका नहीं होता है, पर वो अच्छा होता है क्योंकि उसको दादी बनाती है। पता है, दादी की बनाई गर्म रोटी में से भाप निकलता है, और अगर घर में तरकारी नहीं हो तो दादी हमको नमक में सरसों का तेल मिला के देती है। दादाजी भी होते हैं तो उनके लिए कच्चा प्याज, मूली का टुकड़ा, लाल मिर्च को आग में सेक के देती है। गजब की सौंधी गंध आती है। और हर बार आम के सीजन में दादी आम का अचार बनाती है। आहा! आम के अचार की याद आते ही बबलू के मुंह में पानी भर आया, और रोटी नमक के व्यंजन का ब्यौरा सुन सुनकर चिंटू पहले से ही उसके ख्वाबों में डूबने उतराने लगा था। पता है चिंटू, ये सब चॉकलेट, बिस्कुट सब बेकार है अगर रोटी नहीं है, अगर नमक नहीं है, अगर दादी नहीं है। बबलू रोने लगा था। वो बैठकर हिचकी लेने लगा। चिंटू की हिम्मत भी जवाब दे गई। चाहे जितनी देर से इस जादू नगरी में हिम्मत से घूम रहे हों, लेकिन दोनों के लिए सच्चाई ये थी कि उनकी ट्रेन जा चुकी थी और शाम घिरने वाली थी। ये एहसास दोनों पर तारी होने लगा था कि रात हो रही है और इस विचित्र इलाके में बस 2 जन ही हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे बबलू, चिंटू ने कहा। यहाँ हम ही 2 लोग हैं। हम कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, क्रिकेट कुछ भी तो नहीं खेल सकते। अपने लाल डेंगा, पहाड़ पानी, लुका छिपी जैसे खेलों की याद आते ही बबलू ने सर ऊपर उठाया तो उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। सामने पेड़ों के पीछे ऊंची सी जगह पर वो सांसें लेती ट्रेन खड़ी थी। चिंटू, अपनी ट्रेन! बबलू चिल्लाया। दोनों ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े। 20 कदम के बाद चिंटू को याद आया कि वो कुछ भूल रहे हैं। चिंटू वापस आया और सोने की गठरी लेकर दोबारा भागा। हांफते हांफते दोनों उस जगह पहुंच गए जहां घने पेड़ों के बीच एक गहरी नदी थी, असली वाली नदी। उसमें पानी बह नहीं रहा था, ठहरा हुआ सा लग रहा था। दूसरी तरफ रेत के बाद फिर से पेड़ थे और उसके बाद वो ऊंची पहाड़ी थी जहां उनकी ट्रेन खड़ी थी। बबलू और चिंटू ने देखा उस तरफ टिकट बाबू खड़े थे। वो चिल्लाया, टिकट बाबू! पहली बार तो टिकट बाबू ने उनकी तरफ नहीं देखा, पर दूसरी और तीसरी पुकार के बाद ट्रेन के बाकी बच्चों ने भी उनको देख लिया। सब धीरे धीरे उस तरफ आकर जमा हो गए। समस्या थी कि नदी पार कैसे हो। सामने केले का एक तना पानी में तैर रहा था। बच्चों देखो, इधर आओ, केले के तने को नाव बनाओ। टिकट बाबू ने केले के तने की तरफ से इशारा किया। वो अभी भी गाने में ही बात कर रहे थे। नदी के खामोश खड़े पानी में तना भी स्थिर था। दोनों जैसे ही तने पर बैठे वो डूबने लगा। दोनों कूद कर किनारे आ गए। ये डूब रहा है, बबलू ने उस पार खड़े टिकट बाबू से चिल्ला के कहा। गठरी क्यों है तेरे पास? उसमें ऐसा क्या है खास? वजन न लाना फॉर गॉड सेक, नदी में उसको तुम 2 फेंक, टिकट बाबू ने चिल्ला के कहा। बबलू और पिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा। बबलू ने अपनी गठरी फेंक दी। चिंटू ने अपनी गठरी दिखा के कहा, चिंता न कर, इसी से आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ने फिर केले के तने पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन केले का तना अब भी डूब रहा था। टिकट बाबू उस पार से चिल्लाए, माया मोह का बंधन छोड़ो, दूसरी गठरी भी पानी में फेंको। अनमने ढंग से चिंटू ने भी गठरी फेंक दी। दोनों फिर से तने पे चढ़े, लेकिन नतीजा फिर वही, तना अब भी डूब रहा था। टिकट बाबू ने उधर से फिर से चिल्ला के कहा, खाली नहीं है तेरी जेब, जो है सब दो वहीं फेंक।
अरे जैसे गए थे वैसे ही आना, एक दाना भी साथ न लाना। चिंटू और बबलू ने अपनी जेब में भरे हुए सारे हीरे निकाल के फेंक दिए। बबलू ने उन हीरों की तरफ देखा जिनके जरिए वो अपने माँ बाबू को वापस घर पे बुला सकता था, जिससे उसके दादाजी इस बुढ़ापे में भी खेत में मजदूरी करने पर मजबूर नहीं होते। दादी को ठीक खाना पहनना नसीब होता, पर होनी को जो मंजूर था। दोनों बच्चे सब कुछ फेंक कर बुझे मन से केले के उस तने पर सवार हो गए और अपने हाथों से ही पतवार की तरह उसको खेते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। टिकट बाबू ने दोनों को प्यार से अंकवार में भर लिया। किधर चले गए थे बच्चों? ये जादू नगरी है, लोगों को अपने मोह में बांध के रख लेती है। यहाँ सब कुछ है पर कुछ नहीं ले जा सकते। यहाँ दूध, दही, चॉकलेट, बिस्कुट सब कुछ है, पर भूख मिटाने के साथ ही मन की भूख मिटाने वाले, प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। चिंटू और बबलू बाकी बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ने ही वाले थे कि गार्ड साहब आ गए। उन्होंने सबको पुचकार के कहा, बच्चों यहाँ पे चॉकलेट के कुछ पेड़ हैं, आप चाहो तो कुछ चॉकलेट और टॉफियां तोड़ के रख सकते हैं। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने चॉकलेट तोड़े और अपनी जेब टॉफियों से भर ली, लेमन चूसों से भी, हर फ्लेवर की टॉफी और न जाने कितनी किस्म की चॉकलेट। ट्रेन चली तो थोड़ी ही देर में थके हारे बच्चे नींद की आगोश में चले गए थे। बबलू की नींद खुली जब उसको लगा कि कोई उसको झकझोर के उठा रहा है। बबलू, ए बबलू, बच्चे देख कौन आया है। दादी थी। अरे दादी तुम? बबलू चौंक गया। दादी कैसे आ गई यहाँ? लेकिन उसने नजर खोली और चारों तरफ देखा तो वो अपने ही घर में था। दादी के गरम कथरी में लिप्पू आल के बिस्तर पर सोया और उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। बबलू ने देखा दादी के पीछे माँ खड़ी थी। बबलू उठकर उनसे चिपट गया। उसकी बहन पहले ही माँ के पैरों से लिपटी थी। बबलू ने पूछा, और बाबू? माँ ने इशारा किया तो उसने देखा कि बाबूजी लकड़ी के चूल्हे पर चाय उबाल रहे हैं। चाय जिसकी रंगत रात वाले जादूनगर की नदी के पानी जैसा था। जादूनगर की याद आते ही बबलू ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में सारे चॉकलेट और टॉफियां मौजूद थीं। वही टॉफियां और चॉकलेट जो उसने ट्रेन के पास तोड़े थे। ये कैसे आए? बबलू हैरत में था। उसकी माँ खुल के हंसी और बोली, जादू से। बस इतनी सी थी ये कहानी।